नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह। मैं वर्णिता वाजपेयी। कहते हैं अगर आपकी पड़ोस में रहने वाले अगर अच्छे ना हो, आपकी उनसे ना बनती हो, तो पड़ोसी कभी नहीं चाहेंगे कि आपके घर में बरकत हो, खुशहाली आए। अगर खुशी आ भी रही होगी तो पड़ोसी कोई ना कोई खलल डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ बात किसी पड़ोसी की नहीं, यहाँ बात है पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान की। अब दिन ब दिन जो भारत में सड़कें बन रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं बड़े बड़े, तरक्की हो रही है, वंदे भारत जैसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं और यहाँ तक कि अब तो चांद पर भी भारत पहुंच गया है और पाकिस्तान कहीं दूर पीछे छूट चुका है, जहाँ पे तरक्की नहीं हो रही, खाने के लाले हैं, आटे के ये पैसे नहीं हैं। लेकिन जो वहाँ की खुफिया एजेंसी है वो उसे जलन हो रही है भारत से। खास तौर पर याद रखिएगा कि जिस तरीके से भारत में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत में उसी तरक्की हो। पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है, पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि वाहवाही हो। पूरी दुनिया कह रही है कि भारत टेक्नोलॉजी में बहुत आगे पहुंच चुका है, लेकिन पाकिस्तानी मानने को तैयार ही नहीं है कि हमें चांद पर गए हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए पाकिस्तान चाहता है कि वो पीछे है तो भारत भी पीछे हो जाए, या तो भारत को पीछे करने की वो ऐसी ऐसी साजिशें रच रहा है कि अगर आज मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान किस हद तक नीचे गिर चुका है, कि भारत को नीचा दिखाने के लिए वो हर एक नाकाम कोशिश कर रहा है। जिसे वो लग रहा, उसे सुन के लग रहा था कि ये अगर सफल हो जाती तो आज पूरी दुनिया में भारत कहीं ना कहीं पाकिस्तान की वजह से पीछे रह जाता। लेकिन कहते हैं जिसके साथ भगवान होते हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता। ताज़ा मामला जो है वो सामने आया है अयोध्या के राम मंदिर के पास से। दरअसल अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है ये पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे जितने भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं वो यहाँ पे विजिट ज़रूर करेंगे। देश विदेश से लोग आएंगे और बहुत ही भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में अयोध्या के राम मंदिर के आसपास से लगभग 10 आतंकवादी पकड़े जा चुके हैं। अब ये 10 आतंकवादियों की जब कुंडली खंगाली गई तो पता लगा कि ये सारे के सारे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। फोटोज भेजना किस लिए? महज चंद रुपयों के लिए, ताकि भारत में कुछ ऐसे खौफनाक तरीके से कोई ऐसी चीजें अंजाम दे दी जाए जिसकी वजह से पूरी दुनिया में दहशत फैल सके और ये लगे कि भारत जिस तरीके से तरक्की कर रहा है वो तरक्की नहीं है। अयोध्या के राम मंदिर को टारगेट करने के पीछे जो आतंकवादियों का मकसद था वो बस यही चाहते थे कि देखिए जिस तरीके से बाबरी मस्जिद गिराया गया है उसका बदला लेने के लिए युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं, भड़का रहे हैं और ये सारी चीजें पाकिस्तान से की जा रही हैं। मैं कुछ नाम ले रहा हूं, ये नाम हाल फिलहाल में पकड़े गए हैं। अयोध्या के राम मंदिर जहां बन रहा है उसके आसपास के जिलों से ये आतंकवादी पकड़े गए हैं। ये स्लीपर सेल थे। स्लीपर सेल से कहने का मतलब ये सोए हुए थे, जब भी इन्हें कोई मिशन मिलता तब जाके ये एक्टिव होते। नाम कुछ इस प्रकार है: सद्दाम, रईस, मुकीम, सलमान और तारिक। ये 5 जो आतंकवादी हैं ये पकड़े गए हैं अयोध्या के राम मंदिर के आसपास से। एक कालीन भी है, मैं आपको कोशिश करूंगा आपकी स्क्रीन पे एक तस्वीर दिखाने की। ये कालीन है, ये आतंकवादी है। इसके व्हाट्सएप चैट को जरा गौर से देखिए। जो व्हाट्सएप चैट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इसके द्वारा बातचीत की जा रही थी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से। एक एक हमारे पास चैटें हैं। उसके बाद इतना आप समझ चुके हैं कि हमारे पास चीजें ऐसी कि व्हाट्सएप चैट है, ये किससे क्या बात कर रहे थे, ये कैसे आतंकवादी बने और क्यों ये हाल फिलहाल में जो राम मंदिर है उसे टारगेट करना चाहते हैं, उसके पीछे की वजह भी हम बताएंगे और इनका मकसद और ये कितने सक्सेसफुल हो चुके थे और ये कैसे पकड़े गए। आज वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन हाल फिलहाल में जो मेन मकसद था इन आतंकवादियों का वो ये था कि किसी भी तरीके से दहशत फैलाई जा सके, ताकि जो हिंदुस्तान की जो तरक्की हो रही है उसे धक्का लग सके या उसे ब्रेक लगाया जा सके। लेकिन जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इतनी मुस्तैद थी कि उन्होंने पहले से ही सबसे ज़्यादा अलर्ट थी। उन्हें लग रहा था कि हो ना हो आतंकवादी और ख़ासतौर पर पाकिस्तान चाहेगा कि अयोध्या की जो राम मंदिर है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें की जाए जिससे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को लेकर बदनामी हो। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसी इतनी मुस्तैद थी कि उन्होंने एक एक कर वो सारे नेक्सेस को तोड़ती हुई जा रही हैं। तोड़ भी नहीं रही है, उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ के रख रही है ताकि वो कभी दोबारा फन ना उठा सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक आतंकवादियों की, जो हमने 5 आतंकवादी बताए। अब मान लीजिए जितने भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, याद रखिए जब भी आप गलत रास्ता अपनाएंगे उसका जो फल होगा वो बिल्कुल भी गलत होगा। यहां तक कि जब आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ चीजें रहती हैं, अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, मान लीजिए आपके पड़ोस में रहने वाला कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, तो आप कैसा बिहेव करेंगे उस आपके पड़ोस में रहने वालों के साथ? तो जो आतंकवादी हैं वो तो पकड़े गए, लेकिन उनके परिवार वालों का क्या हुआ? परिवार वाले अब क्या जवाब दे रहे हैं मीडिया को
और जो उनके आसपास रहने वाले लोग हैं वो किस नज़र से उस परिवार को देख रहे हैं, आज ये भी हम आपको बताएंगे। तो जितने भी जो भी इस वीडियो को देख रहा है और खास तौर पे जो गलत रास्ते पे है, आज उनके लिए भी सबक है कि अगर आप तो पकड़े जाएंगे, जो भी आप गलत काम करेंगे कभी ना कभी आप पकड़े जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि आप ये गलत काम करके भाग जाएं और आप बिल्कुल पकड़े ना जाएं। पकड़े जाएंगे, लेकिन पकड़ने के बाद आपके परिवार वालों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, आज वो भी हम बताएंगे। क्योंकि समाज बिल्कुल भी अच्छी नज़र से तो नहीं देखता, लेकिन उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, आज आपको एक एक कर हम सारे आतंकवादियों के परिवार से जुड़ी हुई बातें बताएंगे, जिसे आपको गौर से सुनना चाहिए। देखिए, जब साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया राम मंदिर को लेके, उसके बाद से ही पाकिस्तान की जो आईएसआई एजेंसी है, उसने अपने एजेंट या फिर यूँ कहें कि जो स्लीपर सेल हैं, उन्हें हिंदुस्तान में एक्टिव कर दिया। और ख़ास तौर पर अयोध्या वाले इलाके में। उस जगह पर जो पाकिस्तान है, उसने अपने जितने भी एजेंट थे, जो भी लोग उसके लिए पहले से काम कर रहे थे, उन्हें एक्टिव कर दिया। और ये माना जा रहा है कि जनवरी 2024 में जो राम मंदिर पर एक बहुत बड़ा आयोजन होना है, वहाँ पर प्रधानमंत्री भी आएँगे, कई वीवीआईपी गेस्ट आएँगे। तो वहाँ पर इन लोगों का कुछ गलत करने का इरादा था, कुछ आपराधिक गतिविधियाँ करने का इरादा था। लेकिन जो यूपी एटीएस है, उनकी मुस्तैदी के तहत और उनकी जिस तरह से उन्होंने उस पूरे केस पर अपनी नज़र बनाकर रखी, फिर एक-एक करके आतंकवादियों को अरेस्ट किया, उसकी वजह से वो जो खतरा है वो टल गया है। लेकिन अब ऐसे में बात करना बहुत ज़रूरी है कि वो लोग हैं कौन? क्या वो हिंदुस्तान के ही लोग हैं जो अपने देश से ही गद्दारी कर रहे थे, या वो पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए लोग हैं जो छुप-छुपा कर पहले भारत आए हैं और फिर यहाँ पर उन्होंने रहना वगैरह शुरू कर दिया और अपने आप को इंडियन सिटीज़न बताकर वो अब इस तरीके से एक नेक्सस हिंदुस्तान में चला रहे हैं। अब इसमें सबसे पहली बात करते हैं हम सद्दाम शेख की। ये तस्वीर देखिए, ये पहला आरोपी है जिसे यूपी एटीएस ने अरेस्ट किया, नाम है सद्दाम शेख। इस पर आरोप है कि अल-कायदा, हिजबुल मुजाहिदीन और अंसार गजवातुल हिंद से इसके कनेक्शन है। ये जितने आतंकी संगठन हैं, तीनों के साथ इसके कनेक्शन है। और तो और 2 जुलाई को लखनऊ से इसे गिरफ्तार किया गया, जब पुलिस वालों को इनपुट मिला कि ऐसी-ऐसी एक आदमी है जिस पर लोगों को शक हुआ, वो अकेला रहता है, उसके पास कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो भारत के खिलाफ हैं। लोगों को ऐसा शक हुआ, पुलिस को इनपुट दिया गया और पुलिस ने जाकर इसे अरेस्ट किया। अब ये अरेस्ट हो गया। इसके पीछे छानबीन चली तो पुलिस को ये भी पता चला कि हाँ, ये जो आदमी है, ये सही मायने में एक आतंकवादी है और आईएसआई के लिए काम कर रहा था। लेकिन अब ऐसे में जो इनकी फैमिली है, जो हिंदुस्तान में इसने अपनी फैमिली बसाई, जो इसके बच्चे हैं, जो इसके माँ-बाप हैं, उन पर क्या बीत रही है, वो किस तरीके से रह रहे हैं इसके इस काम को लेकर, इसकी इस आतंकी गतिविधि को लेकर। तो दरअसल जब इस मामले में इनके परिवार वालों से बातचीत की, जितने भी आतंकी हैं, तो सद्दाम शेख की बीवी का कहना है कि देखिए, मेरे पति को लेकर अगर इतनी सारी बातें हो रही हैं, अगर पुलिस उसे उठाकर ले गई, एटीएस आई और घर से उठाकर ले गई, तो हो ना हो उसने कुछ गलत ज़रूर किया है और साथ भी किया जाता, लेकिन उसने देश से गद्दारी की है। ये सद्दाम शेख की बीवी का कहना है। वो कह रही हैं कि देखिए, हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, लेकिन अब उन्हें कोई इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखता। जो साथी हैं मेरे बच्चे के, जो दोस्त हैं, वो उन्हें गालियाँ देते हैं, उनका मज़ाक बनाते हैं। यहाँ तक कि अब मेरा अपने घर पर रहना भी दूभर हो गया है। जो पड़ोसी हैं वो हमें ताना देते हैं। वो बार-बार ये कहते हैं कि तुम आतंकी की बीवी हो। अब इस पर सद्दाम शेख की बीवी का कहना है कि उसने मुझे धोखा दिया, साथ ही साथ भारत माता को भी धोखा दिया। और इसमें धोखे वाली बात इसलिए आई क्योंकि बीवी अब ये बता रही है कि जो सद्दाम शेख है, उसका असली नाम सद्दाम शेख नहीं बल्कि रंजीत है। वो 15 साल पहले रंजीत के नाम से जाना जाता था, इंडिया में रह रहा था, लेकिन उसके एक दोस्त हैं लोकेश करके, उनके साथ वो रहता है, काम पर जाता है, जहाँ पर उसकी किसी एक मुस्लिम दोस्त से मुलाकात हो जाती है और वहीं से जो उसका माइंड है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। वो मेंटली जितनी भी आतंकी गतिविधियाँ होती हैं, उनमें वो लिप्त होता चला जाता है। उसको ये सारी चीज़ें ज़्यादा रास आती हैं बजाय अपने काम के, और ऐसा करते-करते ये 15 साल पहले रंजीत से सीधे बन जाता है सद्दाम शेख और फिर ये आईएसआई के लिए काम करने लग जाता है, उनके मॉड्यूल में शामिल हो जाता है और एक तरीके से हिंदुस्तान में ये बतौर स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। अब यहाँ तक जो बीवी है उसने ये सारी चीज़ें बता दी। साथ ही साथ वो ये कह रही है कि देखिए, उन्होंने जिस तरह से मुझे धोखा दिया, एक बार को मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन जो देश के साथ गद्दारी की है, जो वो धोखा दिया है, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से अरेस्ट किया, जो चीज़ें मिली, वो उसको लेकर मैं ये मानती हूँ कि वो एक आतंकी हैं और अब उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये पूरी बातें कह रही हैं सद्दाम शेख की बीवी। और फिलहाल पुलिस को भी पूरे सबूत मिले हैं। एटीएस ने जब छापेमारी की तो उन्हें बहुत सारे सबूत मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, ऐसे दस्तावेज़ मिले हैं जो बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के खिलाफ वो लोग एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे थे। ये पूरी बात हो गई सद्दाम शेख की। लेकिन अगर हम दूसरे आरोपी की बात करें तो उसका नाम है मोहम्मद रईस।
ये जो मोहम्मद रईस है, ये भी आईएसआई के लिए एक स्लीपर सेल की तरह ही काम कर रहा था, उनका एजेंट था। साथ ही साथ जितनी भी जो खुफिया जानकारी होती हैं, अगर वो किसी पुलिस वाले से, किसी आर्मी वाले से बातचीत करे, कहीं लिंक निकाले, और जितने भी उसके पास जो खुफिया उसे डॉक्यूमेंट्स मिलते थे, वो सारे वो आईएसआई को प्रोवाइड करा रहा था। तो ये इस पर आरोप लगा है। और जो रईस है, ये उत्तर प्रदेश के गोंडा का रहने वाला है। इसको ये शुरुआत में इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, कुछ ख़ास काम नहीं होता था, लेकिन जो बेटा रईस है, ये फिर धी मुंबई गया, वहाँ से मुंबई जाने के बाद इसने रंगाई-पुताई जो पेंट होता है घरों में या किसी कंपनी वगैरह में, तो वहाँ पर ये काम करने लगा। अब इसके बाद इसकी कुछ 5-6 हज़ार रुपए की कमाई होती थी, ये अपने घर पर भेजता था, जिससे माँ-बाप को ये लगता था कि ठीक है, हमारा बेटा हमारे गुज़ारे के लिए कुछ पैसे भेज रहा है। उन्हें लगता था कि उनका बेटा सही काम कर रहा है। इसी तरह से इनकी लाइफ चल रही थी। लेकिन अचानक मुंबई से रईस को अरेस्ट किया जाता है, वहाँ उस जिस जगह वो काम करता था, साथ ही साथ जहाँ पर वो कमरा लेकर किराए पर रहता था, वहाँ पर भी छापेमारी की, तो सीधे उसी तरीके के सारे डॉक्यूमेंट्स मिले जो ठीक सद्दाम शेख के घर मिले थे, जिससे ये पता लग रहा है कि ये भी आईएसआई के लिए काम कर रहा था। अब ये पूरी खबर, जो बेटे के अरेस्ट की जो खबर है, ये पता लगना कि आतंकी है, ये सारी बात पहुँचती है माँ-बाप के पास, रईस के, गोंडा। वो जब ये सारी चीज़ें सुनते हैं, और जब जितने भी सोसाइटी वाले हैं, जो उस जगह पर रहते थे, जब वो ये सारी बातें सुनते हैं, तो उन्हें भी ये सुनकर धक्का लगता है। वो भी ये सोचते हैं कि हमारे पड़ोस में एक आतंकवादी रह रहा था, या हमारे पड़ोस में एक आतंकवादी के माता-पिता रह रहे थे। तो ऐसे में जो रईस के माँ-बाप हैं, उनका कहना है कि हमारा जो बेटा है, उसे एटीएस अरेस्ट कर ले गई। लेकिन जब हमने उससे बात की, तो वो बस ये बोल रहा है कि माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी कि उसने जो अपनी गलती मानी है, इससे ये साबित हो रहा है, या ये पता चल रहा है कि वो भी आईएसआई के लिए काम कर रहा था, आईएसआई का एजेंट था। साथ ही साथ जो रईस की माँ है नूरजहाँ, वो बताती हैं कि जो मेरा बेटा है, वो 10वीं पास है, और उसकी मार्कशीट अगर आप देखेंगे तो उसको 73% मार्क्स आए हैं। तो वो हमेशा से पढ़ाई में ठीक रहा है। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि हम अपने बच्चे को आगे बढ़ा नहीं पाए। वो नौकरी करने मुंबई चला गया, और पता नहीं उसके बाद क्या हुआ उसके साथ, कि वो पाकिस्तानियों के साथ मिल गया और अपने ही देश से गद्दारी करने लगा। ये जो है मोहम्मद रईस की माँ का कहना है। अब मोहम्मद रईस की गिरफ्तारी के बाद एक शख्स और आता है। ये तस्वीर देखिए, ये मुकीम की है। ये तीसरा आतंकी है, या तीसरा आरोपी है जिसे यूपी एटीएस ने अरेस्ट किया है, और इसका भी सीधा-सीधा लेना है अयोध्या के राम मंदिर से। पुलिस जो यूपी एटीएस है, जिस तरीके से वो तहकीकात कर रही है, छानबीन कर रही है, क्योंकि उन्हें लीड मिली थी कि आने वाले वक़्त में 2024 में अयोध्या में बहुत बड़ा कांड किया जा सकता है। तो इसी के तहत जो एक्शन लिया गया, जो जो ताबड़तोड़ जाँच चलाई गई, उसमें मुकीम भी अरेस्ट होता है। लेकिन अगर मुकीम की बात करें, तो जो मुकीम है, उसके परिवार वालों का कहना है कि देखिए, हमारा बेटा जो है बहुत नादान है, बहुत उसने कोई ऐसी गलती नहीं की, उसको रईस ने फँसा दिया। अब रईस कौन है? जिसको मैंने आपको पहले बताया कि जो अपने माँ-बाप को 5-6 हज़ार रुपए मुंबई से भेजता था, लेकिन वो अरेस्ट हो गया। साथ ही साथ जो मुकीम के माँ-बाप हैं, जो उसके परिवार वाले हैं, वो पूरा का पूरा आरोप रईस पर मढ़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे बेटे ने तो कुछ किया ही नहीं होगा, उसको ज़रूर वो उसकी रईस के साथ दोस्ती थी, और जब रईस फँसा तो पुलिस को हमारे बेटे पर भी शक हो गया, इसलिए वो मुकीम को उठाकर ले गई। अब ऐसे में एक बात और सामने आई है कि जो रईस है, उसका पाकिस्तानी कनेक्शन भी है। वो कैसे? क्योंकि देखिए, जो रईस की माँ नूरजहाँ है, उनकी जो ननद है, वो पाकिस्तान में रहती हैं। लेकिन जो नूरजहाँ है, वो बता रही हैं कि हम कभी पाकिस्तान गए नहीं, हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं होती, लेकिन हाँ, रईस ज़रूर पाकिस्तान में बातचीत करता था। अब पुलिस को ये सारी चीज़ें सामने पता चल रही हैं, एक-एक लीड मिलती जा रही है, और पुलिस इसके तहत पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि किस तरीके से जो ये लड़के थे, महज़ कितनी उम्र होगी, आप अगर सद्दाम शेख को छोड़ दें, अगर आप उसकी तस्वीर देख लोगे, लेकिन अगर आप इन दोनों लड़कों की तस्वीरें देखिए, इनकी एज का अंदाज़ा लगाएँ तो वही 26-27, बहुत ज़्यादा होगी तो 28-30 साल के होंगे। लेकिन इस उम्र में ये इस तरीके से स्लीपर सेल बनकर काम कर रहे थे पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के लिए, उनके कहने पर चल रहे थे। पाकिस्तान अपनी उँगली घुमा रहा था, और जो हिंदुस्तान के लड़के हैं, ये उनके कहने पर काम कर रहे थे, और यहीं के लोगों को मारने का प्लान बना रहे थे। ये तो महज़ अभी 3 हैं। आप आगे और सुनिए कि और कितने और आतंकी हैं, और कहाँ-कहाँ से इन्हें अरेस्ट किया गया, और किस तरीके से ये एक बड़ी साजिश को अंजाम देने का सोच रहे थे। देखिए, जिस जिस तरीके से वर्णिता ने बताया कि सद्दाम, जो शुरुआत में जो नाम लिया गया था, सद्दाम आतंकवादी है। बाकी जो जितने भी नाम लिए गए हैं, ये स्लीपर एजेंट्स हैं, मतलब जब इन्हें कोई मिशन दिया जाता, तब जाके ये एक्टिव हो जाते, एक्टिव भी नहीं, हाइपर एक्टिव हो जाते। अब जो मैं नाम लेने जा रहा हूँ, वो है सलमान सिद्दीकी का। सलमान सिद्दीकी की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, यही सलमान है। अब सलमान जब पकड़ा गया, तो उसकी कहानी भी सुनिएगा। सलमान के जो पिताजी हैं, वो मुंबई में
चूड़ी बनाने का काम करते हैं, पिछले 35 सालों से मुंबई में रह रहे हैं और जब वक्त मिलता भी है तो चूड़ी बेचने के अलावा वो रंग और पुताई का काम भी करते हैं। अब जो रईस है, जो रईस जहाँ पर उसका घर है, रईस की घर से सलमान सिद्दीकी का जो घर है वो महज 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये फिर भी इतने ज़्यादा कांटेक्ट में थे एक दूसरे के तरफ से। अब जब इनके पिता से पूछा गया तो उन्हें देखिए वो डिनाई भी नहीं कर रहे और ये भी नहीं कह रहे कि हमारा बेटा आतंकवादी है। लेकिन जो चीज़ें वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो ज़ाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी होगी, तभी मेरे बेटे को लेके गए हैं। लेकिन जो उनकी माता जी हैं, जो सिद्दीकी की माता जी हैं, वो कह रही है कि देखिए मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, वो घर पहले भी कभी कोई चीज़ ऐसे करता नहीं था, हम तो जैसे ही घर लौटे फिर हमने देखा कि पुलिस उसे उठा के लेके गई है। मैं आपको तारीख बता देता हूँ, 14 जून को वो गोंडा गया था, मतलब यूपी आया हुआ था। उसके बाद पीछे से पुलिस आती है और सलमान को उठाकर ले जाती है। हमें तो सिर्फ फ़ोन कॉल के ज़रिए पता था। मतलब ये सारे तो रहे थे मुंबई में, लेकिन कहाँ पे गए थे? मुंबई से इतनी दूर यूपी में गोंडा। गोंडा कहाँ पर है? अयोध्या के पास का एक ज़िला है। वहाँ पर ये क्यों गया था? पुलिस ने बाद में सारी चीज़ें बताई, वो भी हम आपको बताएँगे। वहाँ पर जाता है, वहाँ पे उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। याद रखिए जो रईस भी है वो कहाँ का है? मुंबई में रहता है। ये सारा नेक्सस किस तरीके से काम कर रहा है? फिर उसकी जो पिता हैं, जो सिद्दीकी के पिताजी हैं, उनका कहना है कि देखिए हमारा बेटा बहुत सीधा-साधा है, कोई गड़बड़ी नहीं है। ये जो रईस लड़का है, जो बार-बार नाम आ रहा है, इस रईस लड़के ने ही मेरे बेटे को फँसाया है, क्योंकि जब पुलिस अरेस्ट करके जब घर पे लेके आई थी इनके, तो पिता का सिर्फ एक ही कहना था कि वो जो लड़का है वही खराब है, उसी ने हमारे बेटे को फँसाया है जानबूझकर, हमारा बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और खुद सिद्दीकी रोते-रोते कह रहा था कि सर मैंने सिर्फ पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, मुझे कुछ नहीं पता कि पैसे कहाँ से आ रहे थे, क्यों आ रहे थे, मुझे जैसा बताया गया मैंने वही पैसे ट्रांसफ़र किए गए। तो पिता ने पूछा कि कितने पैसे ट्रांसफ़र किए तुमने? आप सोचिए कितने पैसे ट्रांसफ़र किए एक जासूसी करने के लिए? महज़ 15,000 रुपए के लिए ये जासूस बन गए, स्लीपर सेल में काम करने लगे। अब कैसे काम करने लगे? जब यूपी एटीएस से पूछा गया, जो खासतौर पर जो दैनिक भास्कर की जो टीम ने जाके ग्राउंड रिपोर्ट भी की, उसमें यूपी एटीएस से पूछा गया कि सर बताइए कि आपने इन्वेस्टिगेट कैसे किया? देखिए इस देश में बहुत बहुसंख्यक में लोग हैं, आप कैसे पता लगाएंगे कि ये स्लीपर सेल है, ये आतंकवादी है, कौन कहाँ घूमने जा रहा है? तो घूमने बस इसी वजह से जा रहा है। सोचिए कि नेक्सस कितना बड़ा है। मुंबई में कोई लड़का रहता है, ये यूपी की गोंडा में आता है और कोई ऐसे बड़ा कारोबारी कुछ नहीं, महज एक रंग पुताई करने वाला, जिसके पिताजी रंग पुताई करते हैं, चूड़ी बेचने वाले, उनके लड़के कहीं यूपी गोंडा में जाते हैं, वहाँ पे जाके अरेस्ट हो जाते हैं। तो पुलिस किस तरीके से पैनी नज़र बना के रखे हुए इन सब पर। तो दरअसल पुलिस का कहना था कि सबसे पहले वो रईस नाम की लड़की के संपर्क में आए। उन्होंने देखा कि अक्सर वो अपने फेसबुक पर कुछ ऐसी चीज़ें पोस्ट किया करता जो उसे पोस्ट नहीं करनी चाहिए थी। बहुत ज़्यादा ऐसे जो कंटेंट होते हैं जो फेसबुक या सोशल मीडिया पे शेयर नहीं होनी चाहिए, उस टाइप के कंटेंट वो प्रोड्यूस कर रहा था। अब पुलिस की नज़र पड़ी, पुलिस ने को लगा कि हो सकता है कि ये लड़का जिस तरीके से पोस्ट कर रहा है, इसके मन में भी कोई ऐसी चीज़ें हों और हो सकता है इसका कनेक्शन भी कहीं बाहर से हो। कई महीनों तक उस पर सर्विलांस किया गया, रईस पर। रईस पे पूरा फोकस किया गया, रईस किससे बात कर रहा है, किससे नहीं कर रहा। अब रईस को एक दिन पुलिस को पता लगता है कि उसे दुबई जाना था। वो अपने दोस्त को कहता है अरमान से कि अरमान मुझे दुबई नौकरी के लिए जाना है, यहाँ भारत में मुझे पैसे इतने अच्छे खासे मिल नहीं रहे। हो सकता है कि अगर मैं विदेश चले जाऊँ, खास तौर पे दुबई चले जाऊँ, तो मुझे पैसे अच्छे मिलेंगे। अरमान कहता है कि अरे तुम इतनी जल्दी रुक जाओ, मेरे पास एक नंबर है, मैं तुम्हें उससे बात करवाऊँगा, उसके बाद तुम्हारा अगर मन करे तो तुम चले जाना। अरमान भी स्लीपर एजेंट था। सब एक-एक करके सब पकड़े गए हैं। सोचिए जो इनका जो दोस्तों का नेक्सस था यंग लड़कों का, ये किस कदर पैसे कमाने के लिए इतने ज़्यादा उतावले थे कि वो सारे गलत काम एक के बाद एक करते हुए चले जा रहे थे। अरमान ने वो कहा कि मैं तुम्हें फ़ोन आएगा और फिर अरमान नंबर शेयर करता है रईस का। फिर पाकिस्तान से हुसैन नाम की लड़का है, उसकी तरफ से फ़ोन आता है। कहा जाता है 2022 में व्हाट्सएप कॉल आता है, क्योंकि आप कॉल करोगे तो आप पता हो सकता है कि रिकॉर्डिंग हो, सुरक्षा एजेंसियाँ देख रही हो, तो व्हाट्सएप के ज़रिए कॉल किया जाता है। उस रईस से कहा जाता है कि जो तुम्हारे इलाके में या ख़ास तौर पे यूपी के आस-पास जितने भी जो इलाके हैं, वहाँ पे किस तरह की सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए जा रहे हैं, कौन सी आर्मी कहाँ पे डिप्लॉयड है, कौन सी पुलिस फ़ोर्स कैसे-कैसे डिप्लॉयड है अयोध्या के आस-पास। ये सारी जानकारी की तस्वीरों के ज़रिए हमारे पास फ़ोटो भेजो। तुम जितनी फ़ोटो भेजोगे उसकी कीमत है। कीमत ये है कि हम तुम्हें 15,000 रुपए देते रहेंगे, तुम जो भी जानकारी हमारे साथ साझा करते रहोगे। 15,000 रुपए प्लस दुबई में अच्छी नौकरी, और अगर वक़्त मिला तो इससे ज़्यादा तुम्हारी रकम और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। रईस को लगा कि फ़ोटो ही तो खींचनी है और कौन-सी बड़ी बात है।
वो गया, उसने 1-2 फ़ोटो खींची और जाके उसने पोस्ट कर दिया। तुरंत ही ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र हो गए। तब उसको लगा कि अरे ये तो अच्छी चीज़ थी, मैंने सिर्फ़ एक फ़ोटो साझा किया और पैसे मिल गए। ऐसा करते हुए उसने 2-3 बार और चीज़ें ऐसे की। तो रईस के पास पैसे जितनी बार फ़ोटो भेजता है उतनी बार पैसे आ जाते। अब रईस को लगा कि अब हर बार तो मैं ये काम नहीं कर सकता, और वहाँ पाकिस्तान की जो आईएसआई की जो खुफिया एजेंसी थी वो भी चाह रही थी कि कम से कम 2-3 लड़कों को और जोड़ो अपने साथ। तुम जितने लड़कों को जोड़ोगे तुम्हारा ऊपर से कमीशन होगा और तुम्हें पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। अब रईस ने क्या किया, अपने दोस्तों को बताना शुरू किया। तो रईस की वजह से सलमान भी इस नेक्सस में आया। पता लगा कि रईस ने पहले कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए, 15,000 रुपये सलमान को, जो विदेश से पैसे सलमान के अकाउंट में आए। सलमान के अकाउंट से रईस के खाते में गए। पुलिस ने यही से पकड़ा कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है कैसे हो रहा है। और जो रईस है, याद रखिए, तो रईस जब शादी कर रहा था उसने यही 15,000 रुपये जो पाकिस्तान से आए थे, जो फोटो के बदौलत अपने देश से गद्दारी करने के बदौलत जो उसे पैसे मिले थे, उसने अपनी शादी में पैसे खर्च भी किए। अब हो ना हो, जो सलमान सिद्दीकी है वो भी सोच रहा था कि अगर ऐसी भी एक फोटो भेजने के बदले इतने पैसे मिल रहे हैं तो वो भी क्यों ना फोटो जाके शेयर करे। ऐसा करते करते उन्होंने 2-3 लड़के और जोड़े और सबको इस तरीके से पैसे यूं ही मिलते चले गए। मैं एक और नाम बताता हूं आपको। नाम है उसका दूसरे लड़के का, तारिक। तारिक भी कुछ पैसों के लिए, उसने 15,000 रुपए के लिए और एक फोटो के बदले उसने भी ये काम करना शुरू कर दिया। तो रईस वो कड़ी थी पुलिस के लिए जिसे पकड़कर एक एक कर सारे नेक्सस, क्या कहें, जो धागे को खोलती चली गई यूपी पुलिस, और सारे आतंकवादी अब उनकी पकड़ में हैं। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि जो भी आतंकवादी हैं, जो खासतौर पे जो 5 आतंकवादी हाल फिलहाल पकड़े गए हैं, उसके पहले भी अगर मैं आपको बता दूं तो कुछ मेरे पास डाटा है जब जब आतंकवादी पकड़े गए, और सारे अयोध्या के आसपास से। अगस्त 2020 को जो पहली बार आईएसआईएस का एक लिंक मिलता है बलरामपुर से। फरवरी 2021 में खालिस्तानी आतंकी जगदेव सिंह जग्गा को लखनऊ की जानकीपुरम से गिरफ्तार किया जाता है। ये वो 5 आतंकवादी से अलग आतंकवादी हैं जो पकड़े जा रहे हैं। फिर जुलाई 2021 को, ये सब कोरोना के बाद एक्टिव हो चुके थे, उन्हें लग रहा था कि भारत जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है ये पाकिस्तान को आने वाले वक्त में गर्त में लेके जाएगा, तो क्यों ना ऐसी कोई चीज़ें कर दी जाएं जिससे भारत की बदनामी हो। फिर जुलाई 2021 में पकड़े जाते हैं, फिर सितंबर 2021 में फिर से पकड़े जाते हैं, फिर अप्रैल 2022 को भी पकड़े जाते हैं आतंकवादी गोरखपुर से, फिर जुलाई 2023 में। मैं आपको एक तारीख बता देता हूँ जी, ये जो आतंकवादी हैं ये कब कब और कैसे कैसे पकड़े गए थे। जो सबसे पहले यूपी एटीएस ने 2 जुलाई गोंडा से सद्दाम को पकड़ा, अरेस्ट किया, नजर रईस पर बना के रखी हुई थी। फिर 1 अगस्त को मुकीम को पकड़ा, 16 जुलाई को रईस को पकड़ा, 18 जुलाई को सलमान और अरमान नाम के 2 आईएसआई एजेंट्स को पकड़ा गया। फिर 6 जुलाई को गोरखपुर से तारिक नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई। अब देखिए, जो रईस था उस पर पुलिस लगातार नजर बना के रखी हुई थी, और रईस के जरिए वो बाकी लोगों को पहले अरेस्ट कर रही थी। रईस को सबसे आखिरी में अरेस्ट किया गया। तो रईस के जरिए जो सद्दाम था उसे अरेस्ट किया गया। याद रखिए, जो सद्दाम मेन आतंकवादी था। मतलब होता ये कि कोई फोटो खींच के भेजता, उस फोटो अलग अलग, मान लीजिए कोई संस्था है, सिक्योरिटी एजेंसी है, उसकी चारों तरफ की फोटो ले ली गई। फिर जो सद्दाम है, सद्दाम का काम क्या था, उस इलाके में फोटो के आधार पर कैसे हमला करना है, कैसे प्लान करना है, ये काम सद्दाम करने वाला था। और ये जो सारे आतंकवादी हैं, इनको जब पुलिस ने बैठा के पूछा कि तुम लोग ऐसे काम क्यों कर रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया, देखिए हमें तो बाबरी मस्जिद का बदला लेना था, इसलिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे थे। और अयोध्या में जिस तरीके से भव्य राम मंदिर बन रहा है उसमें हम चाहते थे कि ये चीज़ें ना हो। हाल ही में ये तो हुई बात यूपी की। अब हाल ही में आईएसआईएस अल सूफा मॉड्यूल भी पकड़ा गया था नागपुर से। जो वन्यता, अगर आपको याद हो, जिस तरीके से नागपुर से, माफ़ कीजिएगा, पुणे से जो आतंकवादी पकड़े गए थे, वो भी कुछ इसी तरीके से महज 4 किलोमीटर दूर उनके लॉजिस्टिक्स काम करने वाले, या जो लड़के, जो कम उम्र के लड़के हैं वो काम करने वाले, और जो मेन आतंकवादी है वो 4 किलोमीटर दूर ही रहता था। लेकिन वो एक दूसरे से बात भी नहीं किया करते थे, सिर्फ फ़ोन के जरिए बात होता था या थर्ड पर्सन के जरिए बात होता था। किसको कैसा काम करना है, कब बम विस्फोट करना है, ये सारी जानकारी सिर्फ एक ही शख्स के पास होती थी। यहाँ पर भी सद्दाम मेन आतंकवादी था, बाकी सब छोटे मोटे प्यादे थे जो सिर्फ फोटो के जरिए पाकिस्तान को भेज रहे थे, और पाकिस्तान उन्हें इसके बदौलत पैसे भेज रहा था। अब जैसा कि अयोध्या राम मंदिर अगले साल उनका उद्घाटन होना है, लेकिन उसके पहले सुरक्षा एजेंसियां चाहती हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी आतंकवादी के मंसूबे कामयाब ना हो, खास तौर पर पाकिस्तान के मंसूबे कामयाब ना हो, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भारत किसी भी हाल में तरक्की करे, उसकी छवि पूरी दुनिया में सिर्फ खौफ और दहशत के नाम से ही जानी जाए।
लेकिन पाकिस्तान के सारे मंसूबे अब नाकामयाब हो रहे हैं एक-एक करके। जैसे इस पे कोई भी नई इनपुट आएगी हम आप तक ज़रूर साझा करेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।